Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओलिगोस्पर्मिया अगर किसी शख्स को है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और आसानी से उसका इलाज भी आजकल हो जाया करता है। काउंट उनका इंक्रीज़ हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाया करता है। लेकिन जिन पेशेंट में होता है एज़ोस्पर्मिया, जिन लोगों में स्पर्म काउंट है नील, है ना, स्पर्म काउंट आ रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और लोग इसमें कुछ गलतियां भी करते हैं और कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ये जो मुझे एज़ोस्पर्मिया है ये मेडिसिन्स के थ्रू ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बारे में लोगों की समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं और आए दिन लोग हमसे तरह तरह से ये क्वेश्चंस करते हैं। हमें मेल रिसीव होते हैं, सोशल मीडियाज़ पर हमें क्वेश्चन इसके बारे में मिलते रहते हैं कि एज़ोस्पर्मिया हमें इस तरह का है तो क्या ये ट्रीटेबल है, क्या ये हमें मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, हमें मेडिसिन से इसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए या हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों का, इसको हम दूर कर सकें और आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर सकें कि अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है तो किस सिचुएशन में ये मेडिसिन के थ्रू ट्रीटेबल है, किस 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 का एज़ोस्पर्मिया या किस किस टाइप का एज़ोस्पर्मिया जो है वो दवाओं के थ्रू ट्रीटेबल है, इलाज उसका हो जाता है, और किस टाइप का जो एज़ोस्पर्मिया होता है वो मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं हो सकता है, वो नॉन ट्रीटेबल है और लाइलाज है, उसके लिए आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तो देखिए, मेनली हम एज़ोस्पर्मिया को दो तरह से जो है डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम एज़ोस्पर्मिया को डिफ़ाइन करते हैं, सिंपली एज़ोस्पर्मिया को हम क्या कहते हैं कि अगर आपके सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट ट्रेसेबल नहीं है, स्पर्म्स आपके मिल नहीं रहे हैं, नील स्पर्म काउंट है, तो उसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया या फिर हम सिमिलरली इसको हम लोग नील स्पर्म काउंट भी कहते हैं। स्पर्म काउंट को जब देखा जाता है कि सीमेन एनालिसिस में है ज़ीरो, नील स्पर्म काउंट हैं, तो इसको हम इसका जो डिवीज़न करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और दूसरे को हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। एक चीज़ तो ये बहुत सिंपल सी आपकी समझ में आ गई, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया क्या होता है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। पहले देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो तो प्रॉपरली हो रहा है, स्पर्म आपके बन रहे हैं, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, बट आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसमें कहीं कोई रुकावट आ गई है, कहीं कोई उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, बेसिकली उसके अंदर कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से स्पर्म आपके आगे ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर बीच में उनके लिए रुकावट हो जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो अब आप खुद ज़रा दिमाग लगाइए, सोचिए, क्या ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया जो है, अब आप क्या करते हो कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं आप वो लेना स्टार्ट कर देते हो, तो क्या ये मेडिसिन आपकी हेल्प करेंगी आपको? बिल्कुल ज़र्रा बराबर 1% भी आपका हेल्प नहीं होने वाला है इन दवाओं से, चूँकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो ऑलरेडी हो रहा है, स्पर्म आपके बन रहे हैं, बट परेशानी क्या है कि आपका जो ट्रैक्ट है ना, उसमें रुकावट है, उसमें कोई ना कोई बंदिश है, जिसके नतीजे में क्या है कि स्पर्म आपके ट्रेवल करके बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, अब उसमें हो गई रुकावट, ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब ऐसी सिचुएशन में मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करेंगी। अब आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किस तरह का है और रुकावट जो हो रही है वो क्यों हो रही है और इस ऑब्स्ट्रक्शन का क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके बारे में देखना पड़ेगा। मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, अब उसको देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
एक बात तो ये, लेकिन इसमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं, आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। दूसरा ये कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अब आपको एज़ोस्पर्मिया तो है, बट आपने इन्वेस्टिगेशंस करा लिए हैं और ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये जो एज़ोस्पर्मिया है आपको, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं है। सारे पैथ जितने भी हैं सारे, है ना, वो सारे के सारे वेज आपके वो नॉर्मल हैं, सही से पैसेज हो सकता है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस जो जिस तरीके से होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ और असबाब हो सकते हैं। आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को कोई चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है, आपके अंदर जो है टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, आपके अंदर वेरिकोसील हो सकता है, मतलब टेस्टिकुलर लेवल पे या फिर जो है उससे पहले एंडोक्राइन लेवल पे इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये मेडिसिन के थ्रू ट्रीटेबल होती है। तो अगर एक डिवीज़न जो हम लोग करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, तो इस तरीके में आप ये समझ लीजिए कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर साहब से समझना ज़रूर चाहिए कि ये ट्रीटेबल है या नहीं है, तभी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज़ आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। सर्जरी आप परफॉर्म करा लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके जो सीमेन एनालिसिस है वो नॉर्मल होने लगेगा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया आप मेडिसिन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका परफेक्टली ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। दूसरा डिवीज़न जो हम लोग करते हैं एज़ोस्पर्मिया का वो इस तरीके से करते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया और पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। 3 तरह से इसको हम लोग डिवीज़न करते हैं। ये चीज़ जो होती है ये होती है आपके असबाब और कॉजेज़ को नज़र में रख करके, यानी कि प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया ऐसे असबाब ऐसे कॉजेज़ एज़ोस्पर्मिया के कि जो आपके एंडोक्राइन लेवल पर होते हैं, जो हार्मोन्स लेवल पर होते हैं, उसकी वजह से आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, कि जिसमें आपके टेस्टिकल्स का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, उससे पहले ही स्टेज पर आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। एक तो ये। दूसरा टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया कि आपके अंदर जो एज़ोस्पर्मिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो सबब है जो कॉज कर रहा है एज़ोस्पर्मिया का, वो होते हैं आपके टेस्टिकुलर लेवल पे, जैसे कि टेस्टिकुलर एट्रोफी है, टेस्टिकुलर ट्रॉमा है ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ कि टेस्टिकुलर जिसकी वजह से आपके स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम उसको टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तीसरा इसमें होता है पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, है ना। तो ये जो पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेडिसिन से ट्रीटेबल नहीं होता है, मेडिसिन से क्योरेबल नहीं होता है, इसके लिए आपको सर्जरी वगैरह की तरफ जाना पड़ सकता है। तो ये दो जो सिचुएशन हमने बताई हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया और टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्योरेबल हैं, ट्रीटेबल हैं और इनका परफेक्टली ट्रीटमेंट हो जाया करता है। तो दो चीज़ें ऐसी निकल के सामने आई जिसका ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक होता है पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो अगर आपको ये दो सिचुएशन हैं तो आपको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि आपका ये जो काउंट है कम है, नील है, तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें मेडिसिन के थ्रू मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा या सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाती हैं। आप लोगों को एज़ोस्पर्मिया अगर डायग्नोज हो जाता है तो फ़ौरन आप लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हो। ये तरीका आपका बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को कभी भी एज़ोस्पर्मिया के लिए डायरेक्टली मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हम अक्सर पेशेंट का इवैल्यूएशन जब कराने लगते हैं तो पेशेंट कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप हमको मेडिसिन दे दीजिए, हम 3-4 महीने खा करके देख लें, अगर काउंट बढ़ जाएगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो फिर जाँचें करवाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन करा करके ये चीज़ कन्फर्म कर दिया करते हैं कि आपके अंदर जो एज़ोस्पर्मिया है वो बेसिकली किस तरह का है। तो आप लोग इस तरह परेशान ना हुआ करें और डायरेक्टली मेडिसिन इस तरीके से नहीं लिया करें, ठीक है। तो पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को ये अगर एज़ोस्पर्मिया है, हमारे पास पेशेंट डेली बेसिस पे एज़ोस्पर्मिया के कंसल्ट करते हैं और उनको इतना भी पता नहीं होता है कि एज़ोस्पर्मिया है तो क्यों है, डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होती बेसिकली। बस वो 10-10 साल 20-20 साल से परेशान हैं और उन्होंने सिर्फ सीमेन एनालिसिस करा रखा होता है। अब बताइए सिर्फ सीमेन एनालिसिस से कैसे डायग्नोसिस कंफर्म हो सकती है कि इनके अंदर जो एज़ोस्पर्मिया है वो किस तरह का है और फिर वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं 10-12 साल से, समझ से परे हैं ये चीज़ें। तो आप लोग जो सिस्टमिक ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करिए, सही से इलाज करिए, इंशाल्लाह एज़ोस्पर्मिया आपका क्योर हो जाएगा और बहुत
सारे लोगों को हमने बताया हुआ है, आप लोगों को बहुत मरतबा बताया हुआ है कि एज़ोस्पर्मिया किस तरीके से, ये भी हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके बारे में हमने अभी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। इन रिपोर्ट्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको एज़ोस्पर्मिया था, किस तरीके से उनको नॉर्मल हो गया। सब डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल हो रहे हैं। तो कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं। ट्रीटेबल अगर है तो ट्रीटमेंट करिए, नॉन ट्रीटेबल है तो आप सर्जरी कराइए, प्रॉपर वे में देखिए क्या ऑप्शंस हैं सर्जरी के, और उनको फॉलो करके फिर आपका एज़ोस्पर्मिया जो है वो ट्रीट हो जाता है, क्योर हो जाता है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये जो डिजीज़ है, एक मतलब डायग्नोसिस सही करिए, उसके बाद सही से इलाज करिए। इंशाल्लाह आपका जो एज़ोस्पर्मिया है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हेल्प से बिल्कुल क्योर हो सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गई होगी और आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।